हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत में हुए कुछ विदेशी आक्रमणों का अध्ययन करेंगे और इन विदेशी आक्रमणों में से हम लोग ईरानी आक्रमण का अध्ययन करेंगे और सिकंदर के आक्रमण का अध्ययन करेंगे। ये जो विदेशी आक्रमण था यह छूटा हुआ था, इसीलिए हमने इस क्लास को यहाँ पे पुनः आप लोगों के बीच में लाया है। अब आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, लेकिन हम लोग अन अकेडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि अन अकेडमी देश का ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लास की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्स आपको मिलता है। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज है, अनलिमिटेड एक्सेस भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो अन अकेडमी का ये लर्निंग ऐप है। आप लोग इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से साधारण तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्री लाइव क्लासेज होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अन अकेडमी में आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं किसी भी कोर्स का, तो सब्सक्रिप्शंस ऐप के माध्यम से ही होता है या एडमिशन आपका ऐप के माध्यम से ही होता है, तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो एक ख़ास बात ये है कि जैसे इतिहास को विषय के रूप में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और जीएस के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको हमारे इस लिंक पर आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे लिंक नहीं मेंशन है, आप लोग अन अकेडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाऊंगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें, सारे लिंक आपको यहीं पर मिलेंगे। मैं अपने बारे में दोस्तों कुछ आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम संजीव पांडे है और 8 साल से ज़्यादा से मैं इतिहास को पढ़ा रहा हूं। यानी 8 साल से ज़्यादा समय हो गया है इतिहास को पढ़ाते हुए, चाहे वो विषय के रूप में हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन के रूप में हो, और देश की कई बड़ी बड़ी जो ऑफलाइन की संस्थाएं हैं उसमें हमने पढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा एमए मैंने इतिहास विषय से किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हमने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और 4 बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया हुआ है। लोअर पीसीएस का भी कई बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो यह जो एक्सपीरियंस है हमारा, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जैसे मृणाल पटेल जी इसमें शामिल हैं, जैसे रोमन सैनी जी इसमें शामिल हैं, इनका आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा अन्य एक्सपर्ट भी इसमें शामिल हैं, इनका भी आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। मैं भी इसी में शामिल हूँ, तो मेरा भी आप लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का संपूर्ण कोर्स कवर करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी का भी अध्ययन करवाया जाता है। आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति भी स्पेशल है। करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी है। यूपीएससी ऑप्शनल में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका भी अध्ययन करवाया जाता है। आपको प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा आंसर राइटिंग भी यहाँ पे सिखाई जाती है कि मुख्य परीक्षा में बढ़िया या अच्छा अंक आप लोग कैसे लाएं। इसके अलावा हम लोग यहाँ के सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है। एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और एक आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन है। अगर हम लोग प्लस कोर्स की बात करेंगे, आइकॉनिक कोर्स की बात करेंगे, तो ये दोनों कोर्स मुख्यतः सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में है। इसमें 1 महीने की जो फीस है वो 9,000 रुपये है। 3 महीने की जो फीस है वो 22,500 रुपये है।
6 महीने की जो फीस है वो 40,500 है, और 12 महीने की जो फीस है वो 49,500 है। इसी तरीके से 24 महीने और 36 महीने की फीस भी यहाँ पे है। इसमें आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको इस फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग इसमें 6 महीने या 12 महीने के कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेहद उपयोगी होगा। इसके बाद में हम लोग सब्सक्रिप्शंस में आइकॉनिक कोर्स की बात करते हैं, जो बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। इसमें 12 महीने की जो सब्सक्रिप्शंस की फ़ी है वो 69,500 रुपये है। इसके अलावा 24 महीने और 36 महीने यानी 2 साल का भी, 3 साल का भी सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे है। इसमें भी आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे यहाँ भी आपको 10% की छूट मिलेगी। जो ये फी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, इसमें 10% की छूट आपको मिलेगी। पहुंचते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास पर। तो आज हम लोग विदेशी आक्रमण का अध्ययन करेंगे। विदेशी आक्रमण, जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं, इन्हीं विदेशी आक्रमणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए प्राचीन भारत में, और किसके द्वारा हुए, और क्यों हुए, और जब ये विदेशी आक्रमण हुए तो इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बार आप लोग पूरी तरीके से इस क्लास को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, और इस क्लास को भी आप लोग लाइक भी करते रहिए प्लीज़, और शेयर भी आप लोग कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग विदेशी आक्रमण। तो भारत के ऊपर सर्वप्रथम ये जो विदेशी आक्रमण हो रहा है, यह ईरान के द्वारा हो रहा है। और ईरान को किसके नाम से जाना जाता है? तो ईरान को पर्सिया के नाम से इस प्राचीन काल में जाना जा रहा है। जबकि आधुनिक काल में हम लोग ईरान को किसके नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से ही जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में यही ईरान पर्सिया के नाम से प्रसिद्ध था। अब यहाँ के किस वंश के शासकों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर सर्वप्रथम, और वह शासक कौन था, और आक्रमण करके किस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया, और आक्रमण करने के बाद क्या प्रभाव पड़ा इसका भारत के ऊपर, और ईरान के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा, यही इसमें हमें देखना है। तो यहाँ का जो राजवंश था उसको हम लोग हखामनी राजवंश के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग हखामनी राजवंश की बातों को देखेंगे तो मुख्यतया यह जो हखामनी राजवंश है, यह मौर्य साम्राज्य के पूर्व ईरान में स्थापित है। जैसे प्राचीन भारत में हम लोग मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से ईरान के लोग प्राचीन भारत में हखामनी वंश के शासकों का अध्ययन करते रहे होंगे। तो एक तरीके से प्राचीन काल में वहां जो हखामनी वंश था, उनके शासकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था मौर्य साम्राज्य के पूर्व। और खास बात इस हखामनी वंश के शासकों की ये रही है कि इनकी जो स्थापत्य कला या वास्तुकला की बात है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और पूरे विश्व में इनकी जो वास्तुकला की एक विशेषता है, वो है पिलर यानी स्तंभ। तो स्तंभ की वास्तुकला की विशेषता के कारण यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं से ग्रहण करके, यानी वास्तुकला की इस विशेषता को पूरे विश्व के लोगों ने ग्रहण किया। हमने भी यहीं से ग्रहण किया। जैसे आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि अशोक के बहुत सारे स्तंभ है, जैसे सारनाथ पिलर एडिक्स है। तो सारनाथ पिलर एडिक्स में आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि कुछ विशेषताएं जो हखामनी वंश के शासकों के ये स्तंभ हैं, वह अशोक के स्तंभों में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। तो हालांकि उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यह जो हखामनी वंश है, हखामनी वंश के शासकों ने प्राचीन भारत में हमारे ऊपर आक्रमण किया था। यानी जब उधर मौर्य वंश का इतिहास चल रहा था, तो उसके पूर्व अगर आप लोग देखेंगे, जैसे लगभग लगभग 300 बीसी के आसपास में इन हखामनी वंश के शासकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। 300 से भी ज्यादा। अब ईरानियों ने जब आक्रमण किया, तो ईरानियों के बाद हमारे ऊपर किसने आक्रमण किया? ईरानियों के बाद हमारे ऊपर यूनानियों ने आक्रमण किया था।
ये ईरानियों का जो हखमनी वंश के शासकों का आक्रमण हो रहा है, इसके ऊपर यूनानियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। ये दोनों आक्रमण कहाँ से किए गए थे? पश्चिमी भारत से किए गए थे। पश्चिमी भारत से किए गए थे, इसका मतलब क्या है कि पश्चिमी भारत से किए गए थे और स्थल मार्ग से किए गए थे। कहाँ से किए गए थे? पश्चिमी भारत से किए गए थे और स्थल मार्ग से किए गए थे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका पश्चिमी भारत का ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र, इधर से ही सारे अटैक हो रहे हैं। क्यों इधर से अटैक हो रहे हैं? एक तो एक तरीके से जितने भी विदेशी आए, चाहे वो ईरानी हो, चाहे ये आपका सिकंदर महान या अलेक्जेंडर हो, इसके बाद में चाहे शक हो, चाहे हूण हो, चाहे कुषाण हो, और कुषाणों के अलावा मध्य भारत में चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, मुगल सम्राट बाबर हो, या आप लोग देखोगे तो यूरोपीय भी इसी तरफ से आना चाह रहे थे। लेकिन एक तरीके से यहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में तुर्की के नाम से जानते हैं। जब तुर्की पर एक तरीके से मध्य एशिया के सल्जुक तुर्कों ने कब्जा कर लिया, तो एक तरीके से रास्ता बंद हो गया। तो भारत में जो यूरोपीय आए, बाद में तो स्थलीय मार्ग से ही आए, लेकिन प्रारंभ में फिर वो समुद्री मार्ग से आ रहे हैं। प्रारंभ में वो समुद्री मार्ग से सब आ रहे हैं, तो यहीं से आक्रमण कर रहे हैं, यानी स्थल मार्ग से आक्रमण कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? इसी क्षेत्र पर इसलिए भी आक्रमण हो रहा है, और आक्रमण होने के बाद में सफल हो जा रहा है, क्योंकि भारत की ये जो पश्चिमी सीमा है, यह पश्चिमी सीमा कभी भी जो हमारे शासक रहे हैं महानतम, इस सीमा पर इन लोगों का ध्यान ही नहीं गया। इस सीमा पर पहली बार अगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान गया था मध्यकाल में बलवन का, और बलवन के बाद में जो ध्यान गया था वह गया था अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इधर से ही हो गए थे। तो ये जो पश्चिमोत्तर सीमा है, सबसे पहले प्रयास इस पर किया था, इस आक्रमण को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर पश्चिमी भारत में एक किलों की श्रृंखला बनवा दी थी, और किलों में सेना भी रखी थी। तब अलाउद्दीन खिलजी के समय में फिर मंगोल आक्रमण थोड़ा सा समाप्त होने लगा था। तो इस क्षेत्र में व्याप्त एक तरीके से अराजकता या अव्यवस्था, मतलब कोई भी केंद्रीय राजनीतिक शक्ति यहाँ पे विद्यमान नहीं थी। तो राजनीतिक शक्ति विद्यमान नहीं थी, तो यहाँ पे एक तरीके से कैसा माहौल रहता था? अराजकता का माहौल रहता था। यहाँ पे बिल्कुल राजनीतिक अस्त व्यस्त स्थिति थी। इसीलिए इसी क्षेत्र से मुख्यतया विदेशियों ने हमेशा आक्रमण किया है। और इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं है, कोई भी मजबूत शक्ति नहीं है। यह भी इस आक्रमण का कारण रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मोटी मोटा हम लोगों ने यह जाना कि आखिर पश्चिमी भारत से ही तमाम सारे जो विदेशियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो क्यों किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में, यानी जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, अगर हम लोग महाजनपद युग का अध्ययन करेंगे, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो महाजनपद युग, यानी कहीं ना कहीं वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का युग भी है। एक तरफ महाजनपद युग के रूप में भारत में राजनीतिक शक्ति का उत्कर्ष हो रहा है, और दूसरी तरफ धार्मिक शक्ति का उत्कर्ष महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के रूप में जैन और बौद्ध धर्म के रूप में हुआ। तो एक तरीके से जो राजनीतिक शक्ति का इस समय केंद्र बिंदु है, वो महाजनपद है, क्योंकि पहले जन नामक इकाई आई, फिर जनपद नामक इकाई आई, और कई जनपद मिलके महाजनपद बने थे। तो इस समय पश्चिमोत्तर भारत में हमने आपको पढ़ाया भी होगा कि दो महाजनपद हैं। एक का नाम है गंधार महाजनपद, पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है आप लोगों को, गंधार महाजनपद। और एक जो महाजनपद है उसका नाम है काम्बोज महाजनपद। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो गंधार महाजनपद है, गंधार महाजनपद, इस गंधार महाजनपद की हमने राजधानी आपको बताई थी कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी तक्षशिला है। और उसके बाद में जो काम्बोज महाजनपद है,
इस काम्बोज महाजनपद की राजधानी के रूप में हमने आपको बताया था कि इसकी जो राजधानी है वो राजपुर है। क्या है? राजपुर है। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हाटक के नाम से भी जानते हैं। और हमने यह भी बताया था कि यह महाजनपद युग में अपने घोड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, यानी सबसे उत्कृष्ट प्रकार के जो घोड़े मिलते थे यह इसी काम्बोज में मिलते थे। और यह काम्बोज कहाँ स्थित है? ये काम्बोज वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यह गंधार महाजनपद भी भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है। तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे इस गंधार महाजनपद में और इस काम्बोज महाजनपद में, तो इन महाजनपदों के जो शासक हैं वो कमजोर हैं। कैसे हैं भैया? यहाँ के कमजोर हैं। किसकी अपेक्षा कमजोर हैं? जैसे आप लोग मध्य भारत में आओगे, यहाँ पर मध्य भारत में आओगे, इस मध्य भारत में, और यहाँ पे आपको जो महाजनपद मिलेंगे, जैसे मागध महाजनपद है, जैसे कोसल महाजनपद है, जैसे अवंती महाजनपद है। तो ये सब जो महाजनपद हैं, जैसे अंग महाजनपद है, ये जनपद शक्तिशाली जनपद हैं और यहाँ के जो शासक हैं वो काफी योग्य शासक भी हैं। लेकिन यह जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे स्थित ये गंधार जनपद है और कंबोज जनपद है, यहाँ तो किसी विशेष शासक के बारे में भी महाजनपद युग में पता नहीं चलता। और इसी समय तो ये ईरानियों और सिकंदर का आक्रमण होने जा रहा है। तो केंद्रीय शक्ति तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। केंद्रीय शक्ति तो बात छोड़ो, कोई ऐसा राजा भी नहीं मिलता जिसकी तमाम सारी मतलब विजय हों, जिसका जो साम्राज्य हो आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके पास सेना वगैरह हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इसीलिए इसी क्षेत्र से आक्रमण किया था। कुल मिलाकर पश्चिमी क्षेत्र में राजनीतिक एकता का बिल्कुल अभाव था। मान लीजिए कोई राजनीतिक शक्ति थी भी महाजनपद के रूप में, तो ये जो राजनीतिक शक्ति थी ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बटी हुई थी, इनमें आपस में कोई एकता नहीं थी। जैसे मान लो यहाँ पे गंधार महाजनपद था और इसकी कैपिटल तक्षशिला थी, तो इसी का पड़ोसी ही तो कंबोज है, लेकिन इन लोगों में आपस में पट्टी नहीं है। इन लोगों में राजनीतिक सहमति आपस में नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं स्वार्थवश। अब इसीलिए क्या हुआ, इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से इस समय आप देखोगे तो आक्रमण करने की सबसे अच्छी स्थिति है भारत के ऊपर। यही स्थिति किसी भी आक्रमणकारी के लिए क्या ये बनाती है? यही स्थिति क्या बनाती है? यही स्थिति कहती है कि भाई इस क्षेत्र से आप आक्रमण करके भारत के ऊपर या भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हो। हालांकि प्राचीन काल से ही भारत को ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंध था। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो आक्रमण हो रहे हैं, इससे पूर्व भी आप देखोगे तो कई प्रकार से भारत का सांस्कृतिक संबंध था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में सैंधव संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। तो इसी समय आप लोग देखोगे, हालांकि इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसका पड़ोसी ही ईरान है। वहां से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हमने भी बहुत कुछ उनको दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने वैदिक युग का अध्ययन किया था और वैदिक युग में एक सोर्सेस के रूप में हमने आपको बताया था, एक साक्ष्य के रूप में हमने बताया था कि एक अभिलेख है जो बोगस कोई नाम से प्रसिद्ध है, वो 1400 BC का अभिलेख है। इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं का साक्ष्य मिलता है, यानी एक अभिलेख है कहीं ना कहीं जो 1400 BC ईस्वी का है। कब का है? 1400 BC का है, ईस्वी का नहीं, BC का है। और इस अभिलेख का नाम क्या है? इस अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख। इसकी खास बात यह है कि इस अभिलेख में हमें एक समझौते का साक्ष्य मिलता है, हमें एक संधि का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है? संधि का साक्ष्य मिलता है। और यह संधि इस समय दो कबीलों के बीच में हो रही है। इसमें एक कबीले का नाम है खत्ती कबीला और एक कबीले का नाम है मितन्नी कबीला। तो यही है सांस्कृतिक संबंध। प्राचीन काल में जो ईरानियों से सांस्कृतिक संबंध हमारा है उसको मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में।
1400 बीसी में एक अभिलेख मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? बोगचकोई से मिल रहा है। यह अभिलेख एक संधि के बारे में बताता है। कहता है एक संधि हो रही है दो कबीलों के बीच में, एक है खत्ती कबीला और एक है मितन्नी कबीला। अब इस कबीले के बीच में जो संधि हो रही है उसमें कुछ वैदिक देवता हैं, वो साक्षी के रूप में हैं। किसके रूप में हैं? साक्षी के रूप में हैं, यानी एविडेंस के रूप में हैं। इन वैदिक देवताओं में एक देवता इंद्र है। इंद्र को वैदिक युग का सबसे प्रतापी देवता कहा गया। ऋग्वेद में 252 बार इसका उल्लेख मिलता है। इसी को सोमापा भी कहा गया, यानी सोम का पान यह करता है। इसी को पुरंदर कहा गया, यानी पुरंदर का मतलब होता है कीलों को नष्ट करने वाला। इसके अलावा मित्र का भी उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन चारों वैदिक युगीन देवताओं का उल्लेख मिलता है। और ये जो नासत्य देवता है यह ऋग्वैदिक देवता भी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहुंचते हैं हम लोग हखामनी वंश पर। हखामनी वंश के शासकों ने ही भारत के ऊपर सर्वप्रथम प्राचीन काल में आक्रमण किया था। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन है, तो आप लोग कह दें कि सबसे पहला जो विदेशी आक्रमणकारी है वह कौन है? वह साइरस प्रथम है। लेकिन ये जो हखामनी वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि इसका संस्थापक है हखामनीस। और इसी हखामनीस के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ा था? हखामनी वंश पड़ा था। अब यह जो अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? वो ईरान में कर रहा है, यानी पर्सिया में कर रहा है, यानी मध्य एशिया में कर रहा है। इसके बारे में आप लोग देखोगे कि यह जो हखामनी वंश का शासक हखामनीस है, इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह पर्सिपोलिस बनाई थी। क्या अपनी राजधानी बनाई थी? पर्सिपोलिस अपनी राजधानी इसने बनाई थी। अगर आपसे पूछे कि हखामनीस की राजधानी क्या थी, तो पर्सिपोलिस इसकी राजधानी थी। अब इस वंश के जो शासक था जिसका नाम था साइरस प्रथम, इसके अलावा साइरस द्वितीय और इसके अलावा दारा प्रथम, ये शासक हैं इस वंश के। इसके अलावा जर्सिस और दारा द्वितीय ये शासक हैं, और दारा तृतीय ये प्रमुख शासक हैं। इसमें से आप लोग देखेंगे तो साइरस प्रथम ने नहीं, इसमें से जो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया वह साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, ये सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, तो साइरस द्वितीय ने भारत के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी? पर्सिपोलिस इसकी भी राजधानी थी। इसके अलावा जैसे हमने डेरियस के बारे में बताया, दारा के बारे में बताया, ये सब क्या थे? ये डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ये इस वंश के अन्य शासक थे। अब इसमें से जो दारा प्रथम था ने 516 ईसा पूर्व में पंजाब एवं सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। तो 516 ईसा पूर्व आप लोग देख रहे होंगे तो हमने आपको बताया था, जैसे महावीर स्वामी आपको पढ़ाया था, महावीर स्वामी जी को आपने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था आप लोगों को। अब ये जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 बीसी में ही तो हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था, यानी इनके जन्म के कुछ समय बाद भारत को ईरानी आक्रमण को झेलना पड़ा था। और इसके पूर्व आप लोगों ने देखा होगा तो जो महात्मा बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध भी इस समय थे। हमने आपको बताया था कि इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 में मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इस अभियान में यह जो दारा था, दारा का एक नौसेना अध्यक्ष था, इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दारा का इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन था, अब देखिए इस प्राचीन काल में जब हम लोग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के इतिहास का पढ़ रहे थे और इसके अलावा महाजनपद युग को पढ़ रहे थे,
तो उस समय आप देखिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई हथियार का भी उल्लेख नहीं मिलता। जब हम लोग हर्यक वंश को पढ़ेंगे तो उस समय रथ मूसला और महाशिला कंटक नामक दो हथियारों का उल्लेख मिलता है। उसके पहले तो हथियार का भी नहीं उल्लेख मिलता, और वो भी मामूली हथियार हैं जिनसे पत्थर फेंका जाता है। लेकिन ये देखो, ईरान में उस समय नौसेना थी। उस समय ईरान में नौसेना थी, और इसका नौसेना अध्यक्ष कौन था, इसको आपको याद रखना है। इसके नौसेना अध्यक्ष का नाम है स्काईलैक्स, और यह यूनानी था। यह क्या था, यह यूनानी था। इसके अलावा इसमें कुछ बातें और हैं। इसी सेनापति ने सिंधु नदी, देखिए ध्यान दीजिए, सिंधु नदी के मार्ग की खोज की थी। किसके मार्ग की खोज की थी? सिंधु नदी। जैसे मान लीजिए कि भाई ये भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है, तो हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक युग में तीन दोनों में बताया था कि यहीं पर इस क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो यहीं पर सप्त सिंधु प्रदेश है। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब यह है कि 7 नदियों द्वारा जो सिंचित प्रदेश है, उसी को हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें हमने खूब आपको बताया है कि इन 7 नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। जो पहली नदी का वर्णन मिल रहा है वह सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी से होके भारत के मार्ग को खोजा किसने था? तो इसी स्काईलैक्स ने खोजा था। इसमें और कौन कौन सी नदियां हैं इसको भी देख लेते हैं। जैसे जो दूसरी नदी हुई, हमने कहा था कि प्रथम 3 नदियों के नाम आप लोग सा से याद रखिए। सरस्वती हो गई, और तीसरा जो सा से नाम पड़ता है वो है सतलज। अब बताओ आगे का नाम आप लोग बताओ। हमने खूब बताया था सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में, आप लोगों को हो सकता है भूल गया हो, लेकिन फिर आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे 3 नदियां भैया ये सा से हो गई, और 4 नदियां और भी प्रसिद्ध हैं। एक नदी का नाम है रावी, और दूसरी का नाम है ब्यास, और तीसरी का नाम है चिनाव, और चौथी का नाम है झेलम। ये 7 नदियां सप्त सिंधु प्रदेश में स्थित थीं, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम। इसमें जो सिंधु है, सिंधु को सिंध के नाम से ही जाना जा रहा है, मीन्स इंडस रिवर के नाम से ही जाना जा रहा है। इसका नया नाम भी सिंधु है, पुराना नाम भी सिंधु है। यह जो सरस्वती है, इसका कई जगह पे नाम आपको सरस्वती ही मिलता है। नया और प्राचीन भी कई बार घग्घर भी मिलता है। इसके अलावा जो सतलज है, इसका जो प्राचीन नाम है वो सतुद्री है, सतुद्री। इसके अलावा जो राबी है, इसका नाम मिलता है प्राचीन नाम पुरुषणी राबी, जिसी के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, मीन्स दासराग्य युद्ध हुआ था। इसके अलावा बिपाशा, बिपाशा मीन्स, बिपाशा प्राचीन नाम है किसका? ब्यास नदी का। और एक बात मैं यहीं पे आप लोगों को और बता देता हूं, यह जो ब्यास नदी है भारत में, पश्चिमी भारत में स्थित है। इस पश्चिमी भारत में स्थित है ब्यास नदी, इस पश्चिमी भारत में। इस ब्यास नदी के इधर सिकंदर बढ़ नहीं पाया था, इस ब्यास नदी के इधर ही था। तो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि ये जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों में से कौन सी सीमा अंतिम सीमा थी किसकी? सिकंदर की। जिस नदी के इधर यानी भारत की तरफ सिकंदर नहीं आ पाया था। ये बहुत उपयोगी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। तो यही ब्यास नदी है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, जिसका प्राचीन नाम बिपाशा था। ठीक। चिनाव, इस चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। और झेलम का क्या नाम है? झेलम का ही नाम है बितस्ता। बितस्ता, हाँ, बितस्ता, यही झेलम, बितस्ता या झेलम, बितस्ता इसका प्राचीन नाम है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाँ, ये जो दारा तृतीय था, इसके बारे में जान लीजिए कि दारा तृतीय हखामनी वंश का अंतिम शासक था। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। एक स्काईलैक्स का हो गया, और दारा तृतीय हखामनी वंश का अंतिम शासक था। हखामनी वंश ईरान में था। इसकी राजधानी क्या थी? पार्सिपोलिस थी। ठीक। और एक कॉन्सेप्ट यह भी याद रखिए कि जिस समय भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक तरीके से बोलबाला कहीं ना कहीं
चल रहा था, महावीर स्वामी का युग था, महात्मा बुद्ध का युग था। उसी समय ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। और ईरानियों ने एक तरीके से 516 ईस्वी में मुख्य रूप से आक्रमण किया था, क्योंकि जो साइरस द्वितीय का आक्रमण रहा उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वो दारा प्रथम के आक्रमण से पड़ा था, क्योंकि ये इसके साथ में एक बड़ी नौसेना भी आ रही है जिसका नौसेना अध्यक्ष स्काई लैक्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक टर्निंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नहीं, विश्व के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, और इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारत इससे अछूता नहीं रहा। एक युद्ध हो रहा है, इसे बैटल ऑफ आरवेला के नाम से जाना जाता है। यह जो युद्ध है, आप लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ समय पूर्व ही युद्ध हो रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की, उसका जो युग शुरू होता है 323 324, उसके युग की शुरुआत मानी जाती है। यही है 331, मतलब कुछ समय, करीब करीब 8-9 साल, 7-8 साल पूर्व ही एक तरीके से बैटल ऑफ आरबेला हो रहा है। अब देखो यह युद्ध किनके बीच में हो रहा है। तो यह युद्ध पारसी यानी पर्शियन शासक, यही हखामनी वंश का एक शासक है जिसका नाम है दारा तृतीय, इसी के बीच में युद्ध हो रहा है। और दूसरी तरफ एक महानतम सेनापति है, महानतम शासक है, जिसके नाम के बाद में महान लगा हुआ है। इतिहास में आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि केवल 3 ही शासक पूरे विश्व में ऐसे हैं जिनके नाम के बाद में महान शब्द लगा है। इसमें जो सिकंदर है ये सबसे पहला शासक है। इसके बाद में दूसरा जो शासक है वो भारतीय शासक है, उसका नाम है अशोक महान। और जो तीसरा शासक है वो भी भारतीय शासक ही है, और उसका नाम है अकबर महान। ठीक। इसमें से यह जो यूनानी शासक है, इस यूनानी शासक का नाम है सिकंदर, इसी को हम लोग अंग्रेजी में अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में यानी आरबेला के युद्ध में सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने इस दारा तृतीय को पराजित कर दिया। अब दारा तृतीय यानी ये यूनान का शासक है, ये यूरोप से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। और बीच में अब क्या पड़ रहा है, बीच में यह हखामनी वंश के शासकों का राज्य पड़ रहा है। अब यहाँ का जो शासक है दारा तृतीय, अगर इसको ये पराजित कर देगा सिकंदर, तो मतलब यहीं से तो भारत की तरफ सिकंदर आएगा। अब इसको पराजित कर दिया, तो पराजित करने के बाद में अब इसको भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। यानी सिकंदर को क्या मिल जाएगा, इसी युद्ध में जब ये दारा तृतीय को पराजित कर देगा तो इसको एक रास्ता मिल जाएगा, इसको एक मार्ग मिल जाएगा। ये दारा तृतीय इस युद्ध में पराजित हो गया, यानी जो हखामनी वंश था कहीं ना कहीं वो समाप्त हो गया, वो लुप्त हो गया। इसको समाप्त किसने किया, तो कहीं ना कहीं सिकंदर महान ने समाप्त किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके बाद 330 ईस्वी में ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस को सिकंदर ने नष्ट करके भारत की तरफ रुख किया था। जो पारसिपोलिस थी, पारसिपोलिस को सिकंदर ने नस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में अब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब इस समय आप देखोगे तब कोई शक्ति नहीं, जैसे ईरानी आक्रमण के समय भारत की स्थिति थी, वही स्थिति भारत की सिकंदर के आक्रमण के समय भी है। महाजनपद युग चल रहा है इस समय। महाजनपद तो हैं पश्चिमोत्तर सीमा पे, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। मान लीजिए वो हैं भी तो आपस में उलझे हुए हैं। तो सिकंदर को रोकने के लिए कोई भी शक्ति इस समय भारत में नहीं है, कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं है। यानी आक्रमण, यानी सिकंदर के आक्रमण का अच्छा माहौल है, बड़े आराम से वो आक्रमण करके भारत में अपने राज्य की स्थापना कर सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब सिकंदर के आक्रमण को हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो ईरानी आक्रमण भारत के ऊपर हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, इसको देखना बहुत जरूरी है। यह परीक्षा में भी खूब पूछता है, प्रारंभिक परीक्षा में। तो ईरानी आक्रमणों के परिणामों को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं। अब ईरानियों ने क्या किया था,
जब आक्रमण किया भारत के ऊपर, तो आक्रमण करके ईरानियों ने ही भारत में छत्रप शासन व्यवस्था या प्रणाली की पहली बार शुरुआत की थी। तो आपसे कई बार प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा भी जाएगा कि भारत में छत्रप शासन की शुरुआत किसने की। उसमें सिकंदर भी दिया रहता है विकल्प में। हालांकि सिकंदर भी इस छत्रप शासन प्रणाली को अपनाता है, लेकिन भारत में छत्रप शासन प्रणाली को शुरू करने वाला, उत्पन्न करने वाला, या एक तरीके से इसका विकास करने वाले जो शासक थे वो हखामनी वंश के शासक ही थे। जैसे मान लीजिए कि भारत के बृहत क्षेत्र पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। अब ये एक तरीके से जैसे मान लो कि भारत का गंधार प्रदेश ही क्यों ना है। अब इस गंधार प्रदेश को जब राज्य के रूप में स्थापित किया, तो इस गंधार प्रदेश को कई छत्रपियों में बांट दिया, मीन्स कई प्रांतों में बांट दिया। जैसे आज भारत में कई प्रांत हैं, 29-30 प्रांत हैं, उसी तरीके से इन ईरानियों ने इस क्षेत्र को कई क्षेत्रों में बांट दिया और इसी को छत्रप कहा गया। अब इसमें जो प्रांत बड़ा है उसे बड़ी छत्रपी के नाम से जाना गया, और जो प्रांत यानी टुकड़ा छोटा है उसे छोटी छत्रपी के नाम से जाना गया। और यहाँ पे एक सेनापति की नियुक्ति कर दी, किसने? ईरानियों की। यही है छत्रप प्रणाली या छत्रप शासन व्यवस्था। अब आप पूछोगे कि इस छत्रप शासन व्यवस्था को क्यों लागू किया? इसलिए लागू किया क्योंकि इतना बड़ा प्रांत है, तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाना इतना आसान नहीं है। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चल जाएगी। भाई, प्रांतों यानी किसी भी राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में बांटने का यही तो कारण है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। तो उस गठन के पीछे जो रीजन बताया गया, जो कारण बताया गया, वो यही बताया गया कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय था 1905 ईस्वी का, और 1905 ईस्वी के आसपास में आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी गवर्नर है, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। और इस लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल था, उस बंगाल को दो टुकड़ों में, यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया था। और विभाजित करने का जो बंगाल ने प्रशासनिक कारण बताया था, वो यह बताया था कि इतना बड़ा जो बंगाल था, ये केवल और केवल यहाँ पे सेकंड लेफ्टिनेंट होता था और इतने बड़े बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। अब इसने कहा, यानी कर्जन ने कहा कि इसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था, इसीलिए हमने इसको दो टुकड़ों में विभाजित किया। हालांकि ये प्रशासनिक व्यवस्था बताता है कारण के रूप में, लेकिन इस बंगाल को विभाजित करने का कारण राजनीतिक भी था। उसको हम लोग बंगाल विभाजन के समय में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता अभी। तो ये है आपकी छत्रप शासन व्यवस्था। यानी छत्रप शासन व्यवस्था को हमने किससे सीखा? ईरानियों से सीखा, सिकंदर से नहीं सीखा, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ उल्लेख यह दर्शाते हैं कि कुछ ईरानी राजनीतिक परंपराओं का अनुकरण भारत में हुआ। इसका मतलब क्या है कि ईरान की कुछ राजनीतिक परंपराएं हैं, उसका भी विकास भारत में हुआ था। जैसे जैसे क्या क्या? मौर्यों के काल में उदाहरण के तौर पर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की बैठक, पवित्र अग्नि का प्रज्वलन, शासक के बाल धोने की शाही परंपरा, ये सब जो परंपराएं हैं ये राजनीतिक परंपराएं हैं और ये ईरानियों में प्रसिद्ध थीं। लेकिन जैसे ही भारत में मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ केंद्रीय शक्ति के रूप में, तो ईरानियों के आक्रमण, यानी ईरानियों की कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं को परंपरा स्वरूप हमने भी स्वीकार कर ली। क्यों स्वीकार कर ली? क्योंकि जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें ग्रहणशीलता मुख्य विशेषता के रूप में है। हमने समय समय पर किसी भी राजनीतिक विशेषता को, किसी भी धार्मिक स्थिति को स्वीकार किया है।
इसी में आप लोग देखेंगे तो हमने ईरानियों की राजनीतिक व्यवस्था के कुछ स्वरूप को भी स्वीकार किया। जैसे क्या? जैसे भारत में जो मंत्रि परिषद की बैठकें होती हैं, मंत्रि परिषद यानी कैबिनेट की बैठकें, आप लोग सोचते होंगे कि ये भारतीयों की देन है। नहीं, ये ईरानियों की देन है। समय समय पर जो विभिन्न मंत्री बैठते हैं और विभिन्न मुद्दों पर आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं, ये किसकी देन है? ये ईरानियों की ही देन है। इसके अलावा और क्या है? उदाहरण के रूप में पवित्र अग्नि का प्रज्वलन। विशेष स्थिति में आप लोग देखते होंगे तो हमारे यहाँ वैसे तो ये धार्मिक क्रियाकलाप है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा गया है। पवित्र अग्नि, पवित्र का मतलब ये हुआ कि जैसे आम की लकड़ी को स्वच्छ लकड़ी माना गया, नीम की लकड़ी को स्वच्छ लकड़ी माना गया, उसी को जलाया जाता है विशेष अवसरों पर। इसके अलावा शासक के बाल धोने की परंपरा, यह भी जो परंपरा थी शासक के बाल धोने की, यह भी हमने किससे स्वीकार किया? हमने ईरानियों से ही स्वीकार किया। तो ये एक तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ा कि राजनैतिक और प्रशासनिक रूप से हमने ईरानियों से क्या ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और एक खास बात यह है कि जब ईरानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो इसी चीज को ग्रहण किया सिकंदर ने। यानी ईरानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण करके कहीं ना कहीं भारत के ऊपर सिकंदर के आक्रमण की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया। और सिकंदर के बाद में आप लोगों ने देखा होगा, सिकंदर ने जो आक्रमण किया तो शक, कुषाण, इंडो ग्रीक ये सब आए, उनके आक्रमण का रास्ता बना दिया। और फिर इन लोगों ने किसके? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का रास्ता बना दिया। हालांकि उसका एक विशेष कारण भी है, मैं आपको बताऊंगा। ईरानी आक्रमण से ईरान के साथ संपर्कों का भी विकास होता है, जिसका व्यापारिक संदर्भ में अपना महत्व है। जब यहाँ पे यानी भारत के कुछ क्षेत्रों में इनका राज्य स्थापित हो गया तो इन्होंने भारत से यानी आयात निर्यात भी करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वस्तुओं को इन्होंने भारत को दिया और कुछ हमने इनको दिया। ईरान के सिक्कों का भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलन हुआ। जो ईरान की मुद्रा व्यवस्था है उसका प्रचलन ईरानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किया था। इसमें सोने का ईरानी सिक्का डेरिक, ये जो सोने का ईरानी सिक्का है डेरिक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये। और चांदी का एक सिक्का है जिसका नाम है सिगलो, इसको हमने स्वीकार किया, लेकिन भारत में ये व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हुआ। ठीक, आगे। इसके अलावा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ईरानी सिक्कों की परंपरा से भारतीय सिक्कों की परंपरा कहीं ना कहीं क्या हुई? विकसित हुई, इसके फलस्वरूप ही। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो एक लिपि है जिसका नाम है आर्मेक, और एक और लिपि है जिसका नाम है खारोष्ठी, जिसका नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जिसका नाम है खारोष्ठी। खारोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं की दिशा में लिखी जाती है। ये जो दोनों लिपियां हैं, चाहे वो आर्मेइक हो चाहे वो खरोष्टी हो, जैसे दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अब ये कैसा क्षेत्र हो गया? ये दायां क्षेत्र हो गया, और ये हमारा किधर का क्षेत्र हो गया? ये बायां क्षेत्र हो गया। अब ये जो ईरानी और खरोष्टी लिपि है इसमें क्या होता है? इसमें हम दाएं से इधर लिखते हुए आते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी लिपि है जिसको हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, इसमें हम इधर से लिखते हैं, इधर से यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। लेकिन इन दोनों लिपियों में किसकी तरफ लिखा जाता? दाएं से शुरुआत की जाती थी यहां से, और इधर आते थे हम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते रहिएगा। यही है आर्मेइक लिपि और यही है खरोष्टी लिपि, जबकि ये देवनागरी लिपि है। हम लोग बाएं से चलते हैं दाएं की तरफ, इसको समझते रहिएगा। और आप लोग देखेंगे ईरान की ये जो लिपि है खरोष्टी है, आर्मेइक है, 300 एडी के आसपास में। आप लोग एडी की तो बात छोड़िए, आप अशोक के समय में देखिए, जो अशोक के कुछ अभिलेख हैं, जो हमारे मौर्य सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख हैं, वो ईरानी लिपि में है। ईरानी लिपि का मतलब आर्मेइक लिपि में है, खरोष्टी लिपि में भी। तो हमने इनकी लिपियों को भी स्वीकार किया।
इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने कहा कि कला के क्षेत्र में भी एक तरीके से प्रभाव पड़ा। ईरानी प्रभावों की चर्चा की गई। जो हमने बताया था आपको, मौर्यों की पाषाण कला की परंपरा पर ईरानी प्रभाव की बात की जाती है। जो मौर्यों की पाषाण कला यानी एक तरीके से जो स्थापत्य कला है, जो वास्तुकला है, जिसका निर्माण भाई पत्थरों से भी किया जाता है, इसीलिए इसका पाषाण काल नाम दिया। लेकिन लकड़ियों के निर्माण भी हो रहे हैं। तो लकड़ियों के निर्माण की जो स्थिति है वो ईरान में नहीं है। ईरान में इस समय लकड़ियों से नहीं बल्कि इस समय पत्थरों से निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ लकड़ी से भी अभी भी निर्माण जारी है। अशोक ने जैसे कुछ स्तूप, जो सांची का स्तूप बनाया, उसकी जो वेदिका बनवाई वो लकड़ी से बनवाई हुई थी। तो पत्थरों की निर्माण कला हमने किससे सीखी? इन्हीं ईरानियों से ही सीखी। आगे इसके अलावा हम लोग अब सिकंदर के आक्रमण को देखते हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर के आक्रमण को देखते हैं। इसके बारे में कुछ खास बातों को हम लोग जानते हैं। ये जो सिकंदर था यह यूनान के मकदूनिया या मेसिडोनिया प्रांत का निवासी था। यूनान का निवासी था, ग्रीक का निवासी था, मीन्स वर्तमान में एक तरीके से इटली का निवासी था। और यहाँ के किस प्रांत का निवासी था? तो मकदूनिया या मेसिडोनिया प्रांत का निवासी था। मकदूनिया या मेसिडोनिया एक ही है, ठीक। ये सिकंदर जो था या अलेक्जेंडर जो था, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यानी इसके पहले फिलिप प्रथम कोई शासक था और उसके बाद में फिलिप द्वितीय हुआ। इसी फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन है? यह सिकंदर है। इसके अलावा जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, इसके 20 वर्ष की जब उम्र थी, तो 20 वर्ष की उम्र में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। और अब ये क्या हुआ? अब इसी मकदूनिया या मेसिडोनिया का यह सिकंदर शासक बन गया। 331 ईसा पूर्व में इसने ईरानी साम्राज्य को समाप्त करके भारत की तरफ रुख किया था। 326 ईसा पूर्व में इसने सिंधु नदी को पार किया और पार करने के बाद में ये देखो एक इंपॉर्टेंट बात, खैबर दर्रा। अधिकतर जो इस समय विदेशी शासक आए वह इसी खैबर दर्रे से ही होके आए थे। किससे होके आए थे? खैबर दर्रे ने ही इन लोगों को रास्ता दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत में आया था आक्रमण करने के लिए? तो खैबर, बोलन से नहीं आया था, खैबर से आया था, खैबर पास। और कब आया था? तो बसंत ऋतु में आया था। यानी होली के पूर्व की जो ऋतु है उसे बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन बाद ही यह ऋतु आ जाएगी आप लोगों के सामने। बसंत का मतलब जब पतझड़, जब पेड़ में पत्ते झड़ने लगते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? बसंत। बसंत आ गया मतलब फरवरी के आसपास की ऋतु। ऋतुएं कितनी हैं? 6। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ठीक। सिकंदर भारत में कुल कितने माह तक रहा था? यह भी क्वेश्चन पूछा है। कितने माह तक रहा था? 19 माह तक रहा था। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं। जब 1937 में चुनाव हुआ था भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन, 1935 के अधिनियम के अधीन, तो इस समय भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था और 11 प्रांतों में से कुल 8 प्रांतों में इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। 8 प्रांतों में से 5 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी, जबकि कुछ कम बहुमत से एक प्रांत में और बहुमत मिली थी जिसका नाम था मुंबई। तो 5, 1, 6 और 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाई। अब यह जो सरकार चली थी एक तरीके से, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1937 में बनी थी, ये कुल कितने माह तक चली थी? तो ये कुल 18 माह तक, 28 माह तक। ये कुल कितने माह तक यह सरकार चली थी? 28 माह तक यह सरकार चली थी। इसको कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और केवल 28 माह ही इसलिए चली क्योंकि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे अंग्रेजों ने भारत को यूरोप के साथ यानी ब्रिटेन के साथ शामिल कर लिया था।
तो इन कांग्रेस मंत्रियों का कहना था कि भाई हमको शामिल कर लिया, हमसे पूछा क्यों नहीं, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। यही बात है। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट, ये जो ब्यास नदी थी, यह सिकंदर के अभियानों की यानी अंतिम सीमा थी। इसके इधर यानी दक्षिण की तरफ सिकंदर नहीं आ पाया था, यह इसकी अंतिम सीमा थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के अभियान, सिकंदर के आक्रमण। सिकंदर ने बल्ख यानी बैक्टीरिया को पार किया। ये जो बल्ख है और बैक्टीरिया का क्षेत्र है, ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है और बहुत बड़े प्रांत के रूप में है, और राजनीतिक उत्कर्ष का एक तरीके से ये क्षेत्र भी रहा है। अभियान किया था। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 30 शक्तियां थीं, लेकिन 30 शक्तियों में कोई भी ताकतवर या शक्तिशाली नहीं थी। इसी समय तक्षशिला के शासक आम्भी, ये जो आम्भी है तक्षशिला का शासक है, देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए जरा। हिंद कुश के शासक शशिगुप्त, देखिए एक शासक और शामिल हो गया, शशिगुप्त ने सिकंदर की भारत के ऊपर आक्रमण के लिए बुलाया था। जब भी भारत पर आक्रमण हुआ, आप देखो तो मुगल सम्राट बाबर को भी लोगों ने बुलाया है। अहमद शाह अब्दाली को खुद बुलाया आक्रमण के लिए। जब वो वहां पंजाब में था, उधर उधर ही पड़ा हुआ था, तो कुछ लोगों ने, उसके खास लोगों ने ही कहा भैया ने दिल्ली पे आक्रमण करो, दिल्ली में ज्यादा धन है। तो ये भारत की एक तरीके से जो यहाँ पे शासक हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। अब ऐसे में तक्षशिला का जो शासक है आम्भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये सिकंदर को आक्रमण के लिए बुला रहा है। और हिंदुकुश पर्वतमाला, जो सबसे एक तरीके से उच्च पर्वतमाला, जिसका कई बार नाम आपको मिलता है, यहाँ का जो शासक था ये शशिगुप्त था। इन दोनों ने बुलाया सिकंदर को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसके अलावा इस समय आप लोग तक्षशिला का इतिहास देख लीजिए। तक्षशिला का शासक आम्भी है, तो इसका कुछ इतिहास देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच में। भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही इसकी स्थापना की थी। एक राजा यहाँ पे भरत थे और इनके पुत्र का नाम ऐसा माना गया तक्ष था, और इसी तक्ष के नाम पर इस तक्षशिला की स्थापना हुई थी। 1863 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इसकी खोज की थी, यानी इसे खोजा था 1863 ईस्वी में, इसी तक्षशिला को कनिंघम महोदय ने। एक इतिहासकार और है जिनका नाम है मार्शल महोदय, को यहां से अशोक के धर्मराजी का स्तूप का साक्ष्य मिला है। तो धर्मराजी का स्तूप किसका है? अशोक का है, जो कहां स्थित था? तक्षशिला में स्थित था। अब अशोक का धर्मराजी का स्तूप मार्शल महोदय को कहां से मिला था, यह क्वेश्चन है आपका। कहां से मिला था, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए, चार विकल्प आप लोगों के सामने हैं। कुसुमपुर है, पिंगल है, सिरकप है और निकैया नगर है। चार ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, बताइए। अशोक का धर्मराज का स्तूप कहां से मिला था? यही है धर्मराजी का स्तूप, तक्षशिला से ही मिल रहा है। लेकिन तक्षशिला को और किस नाम से जाना जा रहा है, यह आपको बताना है यहाँ पे। वही आपका यहाँ पे ऑप्शनल है। तो ये निकैया तो है नहीं, निकैया नगर को सिकंदर ने बसाया। निकैया नगर और बुकेफाल नगर, ये मैं आपको बताऊंगा और याद भी कर लीजिएगा। तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा कुसुमपुर भी नहीं होगा। कुसुमपुर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुसुमपुर जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। पिंगल क्षेत्र भी नहीं होगा, तो सिरकप क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सिरकप क्षेत्र है। यहीं सिरकप को ही तक्षशिला के नाम से जाना गया, और यहीं से मार्शल महोदय को यह धर्मराजी का स्तूप मिला है। इसके पूर्व भी आप लोगों ने देखा, धर्मराजी का स्तूप मिला है मार्शल महोदय को तक्षशिला से।
इसी को किसके नाम से जाना गया? सिरकप के नाम से जाना गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं भैया लोग। ये जो राजा तक्ष था, यह तक्षशिला का पहला शासक था, ये भी नोट कीजिएगा। तक्षशिला का एक नाम भद्रशिला भी मिलता है। क्या मिलता है? तक्षशिला का एक नाम भद्रशिला भी मिलता है। तक्षशिला शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय का इस समय जो आचार्य था, अभी कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि जो चाणक्य था, जो विष्णुगुप्त था, जो भारत का मैकियावेली था, जो कौटिल्य था, वो यहीं का आचार्य था। और सिकंदर के समय यहाँ का जो शासक था वो आम्भी था। इसी ने तो आमंत्रित किया था किसको? सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को। और मौर्य काल में आप लोग देखेंगे तो ये जो उत्तरापथ प्रांत था, हमने 5 प्रांतों को बताया था मौर्य काल में आपको, उत्तरापथ, दक्षिणापथ वगैरह वगैरह। तो इस उत्तरापथ प्रांत की राजधानी यही तक्षशिला ही था। इसके अलावा आम्भी ने सिकंदर को बुलाया, और बुलाने के बाद में इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह भी क्वेश्चन है, किसने बुलाया? आम्भी ने बुलाया और भव्य स्वागत भी किया था। ठीक, आगे। अब एक युद्ध हो रहा है जो सिकंदर और इस समय भारत का प्रसिद्ध शासक है, मध्य क्षेत्र का शासक है, और इसका नाम है पोरस। और इस युद्ध को हम लोग झेलम, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे होने के कारण ही इसे झेलम नदी या बितस्ता नदी या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना गया, क्योंकि झेलम का ही प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता था। ये दो शक्तियों के बीच में हुआ, इस समय जो भारतीय शक्ति है और अलेक्जेंडर है उसके बीच में हुआ। तो यूनानी शासक अलेक्जेंडर है, यह इस युद्ध में क्या रहा? यह इस युद्ध में विजयी रहा। और मध्य क्षेत्र का इस समय जो शासक है उसका नाम है क्या? पोरस, और यह पराजित हो गया था। अब खास बात इस युद्ध में क्या हुई, इसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे सिकंदर ने एक तरीके से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर, तक्षशिला वगैरह पे जब कब्जा कर लिया, तो इस समय जो मध्यवर्ती शासक है वो यही है, पोरस है। अब इस सिकंदर ने क्या किया? इस सिकंदर ने इसके पास एक पत्र भेजा, और पत्र भेजने के बाद में कहा कि देखो भाई, हमारी संप्रभुता को स्वीकार कर लो, यानी हमारे सामने आप नतमस्तक हो जाओ। तो इस पोरस ने वापस इस सिकंदर को संदेश पहुंचा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करेंगे। और रही बात संप्रभुता को स्वीकार करने की, तो मैं युद्ध में तैयार हूं, और यानी युद्ध क्षेत्र में ही इसका निर्णय होगा। ऐसे में सिकंदर ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और झेलम या बितस्ता नदी के तट पर इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन यह जो पोरस था, पोरस भारतीय राजा था मध्य क्षेत्र का, इसको इस सिकंदर के सेनापतियों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में सिकंदर के सामने पेश किया। जब सिकंदर के सामने पेश किया, तो सिकंदर ने इस पोरस से पूछा कि बोल तेरे साथ क्या, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ भाई क्या किया जाए? तो इस पोरस ने कहा, एक राजा दूसरे राजा के साथ जिस तरीके से पेश आता है या पेश आना चाहिए, मुझे लगता है कि आप उसी तरीके से हमारे साथ में पेश आएंगे। अब ऐसे में सिकंदर ने इस बात को सुन के प्रभावित हुआ इस पुरुष से, और प्रभावित होने के बाद में अपने सेनापतियों से कहा कि इसको छोड़ो, इसको जो आप लोग कैद किए हो, हथकड़ी पहनाओ, इसको छोड़ो। छोड़ा, और छोड़ने के बाद में कहते हैं कि सिकंदर ने इस पोरस का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में इसका जो राज्य था, इस राज्य को वापस कर दिया, और यह मध्य क्षेत्र में वापस चला आया था। ठीक, आगे भैया। इसके बाद पराजय के बाद पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया, वही चीज है, मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जाए
जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। फलता सिकंदर ने पोरस को गले लगाया और उसका राज्य वापस कर दिया। एक अच्छी बात। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। तो आप लोग इसको बताइए और कमेंट करके बताइए या चैट में बताइए, जैसे बताइए सब लोग बताइए, कोई छूटना नहीं चाहिए इसमें, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैं हट जाता हूं, आप लोग देखिए बढ़िया आराम से। आहत हो जाने के बाद, सिकंदर के आहत हो जाने के बाद सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, बताइए आप लोग। क्या होगा उत्तर। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण किस भारतीय गण अथवा जाति की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण किया था, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। मतलब भारतीय शासक यानी पुरुष जब पराजित हो गए तो यहाँ की महिलाओं की स्थिति आप देखिए, कितनी बलशाली यहाँ की महिलाएं हैं। मैं तो इनको सौ सौ बार प्रणाम करूंगा। जब यहाँ के पुरुष एक तरीके से पराजित हो गए तो इन लोगों ने तलवार ग्रहण किया, अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया, और वो भी जनजातीय महिलाएं थी। और सिकंदर का सामना करने के लिए ये महिलाएं खड़ी थी। इसमें से कौन सी जनजाति है, तो ये अभिसार तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सी है, कठ भी नहीं है, मत्सक है। कौन सी है, मत्सक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों में से किसने सही बताया, हो सकता है एकाध लोगों ने सही इसमें बताया है, एकाध लोग तो बताते ही हैं इसमें, ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। तो नहीं बता पाते तो इसका मतलब ये नहीं उन्हें कुछ नहीं आता, ये कठिन क्वेश्चन है। ये क्या है, ये कठिन क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप लोग साल पेपर भी एक ले लो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास के ऊपर ही टोटली डिपेंड रहो। थोड़ा बहुत तो किताबें एकाध तो पढ़नी ही पड़ेगी ना भैया। तो साल पेपर सबसे बढ़िया घटना चक्र का आता है। वैसे जल्दी ही आप लोगों के बीच में किताबों के ऊपर मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन घटना चक्र का साल पेपर आता है वो सबसे सही है, उसी को आप ले लो। यूथ का और अरिहंत का ना लो, उसमें गलतियां बहुत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए नोट 1 में और नोट 2 में कुछ खास चीजें हैं। यही अश्वक, अश्वक राज की राजधानी का नाम क्या था, मस्सक था। यह मस्सक था, यही हमने अभी बताया कि मस्सक नाम की जो जनजातियां थीं, वहीं की स्त्रियों ने क्या किया था, वहीं की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ अपने हाथों में तलवारें उठाई थी, यानी ग्रहण की थी। इस राज्य के पुरुषों की मृत्यु के बाद यहाँ की रानी का नाम क्या है, देखो अच्छा नाम आपको मैं बता रहा हूँ, किलियोसिस, किलियोफिस। यहाँ की रानी का नाम क्या है, मस्सक की जो प्रमुख रानी थी उसका नाम था किलियोसिस। के नेतृत्व में युद्ध किया था। बाद में सिकंदर ने महिलाओं की हत्या करवा दी थी। हालांकि बाद में सिकंदर ने महिलाओं को पराजित करवा दिया और यहाँ की जो महिला किलियोसिस थी इनकी हत्या करवा दिया। तो इस महिला का नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, किलियोफिस, इसको याद रखिएगा। मत्स्यक जनजाति ये भी याद रखिएगा। नोट 2, पंजाब के कठ। अब देखो कठ भी उसमें विकल्प में था, तो पंजाब एक तरीके से उसमें पूरे पश्चिमोत्तर में नहीं, ये बिल्कुल पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आएगा। यहाँ पे देखो पंजाब के कठ गढ़जात की राजधानी संगल थी। इस जातियों ने अपने राज्य के चारों ओर रथों का घेरा बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की थी, लेकिन पोरस की मदद से सिकंदर ने इसको पराजित कर दिया था। अब देखो एक थोड़ा सा पोरस की निगेटिविटी यहाँ पे आ गई।
एक तो पहला ये थोड़ा सा अलग चीज है, मस्सक जनजाति वाला, और एक दूसरी कठ जनजाति वाला। ये कहाँ की जनजाति? ये पंजाब की जनजाति थी। अब इसकी जो राजधानी थी वो संगल थी। अब इस जनजातियों ने क्या किया, एक तरीके से चारों तरफ सिकंदर के रथ का घेरा बना लिया। यानी एक तरीके से जो व्यूह की रचना होती थी, इस जनजाति ने कितने अच्छे पैमाने पे की थी। मतलब मैं तो इनकी प्रशंसा करूंगा कि ये जो युद्ध नीति है, शायद आज भी ये बहुत उपयोगी है। क्या बना लिया, एक तरीके से रथों का घेरा बना लिया चारों तरफ। ये देखो, रथों का घेरा बना लिया। लेकिन जो पोरस था, इस पोरस को सिकंदर ने छोड़ दिया था। जब सिकंदर ने छोड़ दिया था, तो इसने अब इसी समय सिकंदर के साथ मित्रता इसके पूर्व भी कर ली थी। यही अब मित्र बन गया, तो मित्रता का रोल ये पोरस निभाने लगा। अब पोरस ने सहयोग किया। जब सहयोग किया, तब सिकंदर ने इस कठ जनजाति को भी पराजित कर दिया। तो ये रथों का घेरा बनाकर सिकंदर को पराजित करना चाहती हैं। वो क्या करना चाहती हैं? वो तलवार उठा रही हैं। ठीक, दोनों में अंतर यही है। और वो मत्स्यक जनजाति है, ये कठ जनजाति है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन दोनों को आप लोग तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैं एक बार इशारा करता हूं तो आप लोग समझिए मैं 100 बार इशारा कर रहा हूं। एक्सपर्ट एक ही बार आप लोगों को इशारा करता है। ठीक, समझना आपको है। अब सिकंदर के आक्रमण का क्या इफेक्ट पड़ा भारत के ऊपर, इसको हम लोग देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे। तो आज भी इतिहासकारों के अपने अलग 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 मत हैं। मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत के ऊपर पड़ा प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पड़ा प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सीमाओं में प्रभाव पड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि बृहद पैमाने पर प्रभाव पड़ा। इसी को हम लोग देखते हैं। इसमें से कुछ इतिहासकार हैं, इनको देखते हैं। इसमें से एक इतिहासकार है बिसेंट स्मिथ। ये क्या कहता है सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की परिप्रेक्ष्य में? ये कहता है कि भारत पर सिकंदर का प्रभाव अपरिवर्तित रहा, यानी कोई विशेष प्रभाव सिकंदर के आक्रमण का हमारे ऊपर नहीं पड़ा। प्लूटार्क, ये भी विदेशी यात्री है, प्लूटार्क, ये क्या कहता है? ये कहता है भारत पर सिकंदर के आक्रमण ना होते, यानी भारत पर सिकंदर के आक्रमण ना होते तो भारत में बड़े बड़े नगर नहीं बनते। देखो इसकी इसकी बातों को समझो। ये कह रहा है कि अगर भारत पर सिकंदर के आक्रमण नहीं होते तो भारत में बड़े बड़े नगर बसते ही नहीं। ये कहता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये जाते समय सिकंदर ने क्या किया, बड़े बड़े नगरों का विकास किया। जैसे बुकेफाल नगर है, जैसे निकैया नगर है। और भारत में नगरीय संस्कृति की देन इस प्लूटार्क के अनुसार इसी सिकंदर की है। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि सिकंदर ने कुछ नगरों का विकास किया, लेकिन पाटलिपुत्र, इसके अलावा अवंती है, गंधार है, ये सब नगर हैं भारत में। नेक्स्ट, भारत में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए थे। काबुल में सिकंदरिया और सिंध में अलेक्जेंड्रिया। इस समय ये दो उपनिवेश स्थापित हो रहे हैं, सिकंदरिया और अलेक्जेंड्रिया, यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। ठीक, आगे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर निकैया नगर बसाया था और बुकेफाल नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? बुकेफाल नगर बसाया था। अब बुकेफाल नगर क्यों बसाया? क्योंकि जब सिकंदर लौट रहा था भारत पर आक्रमण करने के बाद में, तो जैसे ही बुकेफाल नगर पर पहुंचा, बुकेफाल नगर पहुंचा, तो उस समय इसका नाम बुकेफाल नहीं था। लेकिन वहां पहुंचा तो इसके सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफाल। अब ये घोड़ा खत्म हो गया इसका। तो कहते हैं सिकंदर को इस बुकेफाल नामक घोड़े से बड़ा लगाव था। तो इसी की याद में सिकंदर ने, जहां पे इसके घोड़े की मृत्यु हुई थी, एक नगर बसाया। और इसी नगर को किसके नाम से जाना गया? इसी को बुकेफाल नगर के नाम से जाना गया। ये बुकेफाल क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम था।
ठीक, लेकिन बुकेफाल नगर भी बसाया जहां पे इसका घोड़ा मरा था। अब एक खास बात यहाँ पे, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप कुछ शब्द भारत को मिले। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। एक, इस समय काली मिर्च के लिए यवन प्रिया शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि नाटकों के पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया। कैसे? यहीं से आप लोग देखेंगे तो नाटक के पर्दों के पीछे जब यवनिका शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहीं से भारत के समाज में एक नवीन प्रथा का विकास हुआ और इसका नाम है पर्दा प्रथा। कैसे? जैसे रंगमंच में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको तमाम सारे नाटक, नौटंकी, आर्केस्ट्रा, हैं, तमाम सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक तरीके से एक मंच है जहां पे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं अपने मुखमंडल द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि इसको नाटक मान लीजिए या इसको नौटंकी मान लीजिए, जो आज भी उत्तर प्रदेश का एक तरीके से रंगमंच का प्रमुख अंग है। तो इसमें इसको आप मंच मान लीजिए और यहाँ पे दर्शक सब बैठे रहते हैं देखने के लिए इस नाटक या नौटंकी को। और ये पर्दे का भाग होता है, पर्दे के पीछे का भाग होता है, यहाँ पे पर्दा लगा होता है। क्या लगा होता है? पर्दा लगा होता है। इसमें कई स्त्री होती हैं, कई पुरुष भी होते हैं। ठीक है। जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति रहती है उसमें स्त्रियां भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, नहीं तो पुरुष ही स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब स्त्री का वेश धारण करते हैं तो यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, इसके पीछे ही इनके श्रृंगार वगैरह का क्या होता है? स्थान होता है। तो ये जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे का एक तरीके से प्रचलन कहाँ शुरू हो रहा है? भारत में शुरू हो रहा है। और ये किसकी देन है? यूनानियों की देन है। यूनानियों में सिकंदर की देन है। और इसके लिए, इसी पर्दे के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा। तो यवनिका से ही पर्दा प्रथा भारत में शुरू हुई थी। बाद में आप लोग देखोगे तो हमारी समाज में जैसे स्त्रियां हैं उनको पर्दे में रखने की बात अभी भी हमारे समाज में होती है। तो यही है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना? आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कमजोर स्थिति से बाद के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार की अनुकूल परिस्थितियों का भी निर्माण हुआ। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कमजोर स्थिति थी, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित हुआ तो इसने अपने साम्राज्य का विकास इस क्षेत्र में कर लिया था। सिकंदर के आक्रमण के संपर्कों के नवीन मार्ग खुले। 3 स्थल मार्ग और एक समुद्री मार्ग का इस समय विकास हुआ। इससे व्यापारिक गतिविधियों और विकास के अनुकूल परिस्थितियां बनी। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो हमने बताया कि सिकंदर खैबर दर्रे से आया था। इसके अलावा भी 2-3 रास्तों का और पता चला, जैसे सिंधु नदी के मार्ग की खोज की स्काईलैक्स ने। तो हालांकि वो तो ईरानी सेनापति था, लेकिन खोज तो की ना। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत एक जल वाला भी रास्ता रहा होगा। सिंधु नदी एक बड़ी नदी है, काफी गहरी नदी है। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण से भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिला। सिकंदर के द्वारा झेलम के समीप निकैया नगर और बुकेफाल नगर को बसाया गया था। निकैया या निकाया नगरों की स्थापना की गई थी। सिकंदर ने भारत में कुछ सिक्कों की शुरुआत की थी। सिकंदर ने सिकंदर के एक सिक्के पर हाथी पर बैठे हुए एक व्यक्ति को घुड़सवार के द्वारा पीछा किए जाने के चित्र को दर्शाया गया है। मतलब एक सिक्के पर हाथी पर बैठे एक व्यक्ति को घुड़सवारों के द्वारा पीछे, एक व्यक्ति हाथी पर बैठा हुआ है और कुछ घुड़सवार उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है। और ये किस प्रकार, ये किसका सिक्का है? ये सिकंदर का सिक्का है। एक तरफ इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरा दृश्य दिखाया जा रहा है। इन मानकों का अनुकरण इस क्षेत्र के शासकों ने भी किया। जैसे आप लोग देखोगे तो एक शासक का नाम है शौकूती के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए। उसमें ग्रीक प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जो पश्चिम भारत का इस समय का जो प्रसिद्ध शासक है वो शौकूती है। और
इसने एक तरीके से सिकंदर के तरीके से सिक्के चलाया। जैसे सिकंदर के सिक्के हैं वैसे इसके सिक्के हैं। सिकंदर के आक्रमण से भारत और यूनान के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए और दार्शनिक विचारों को भी एक तरीके से आदान प्रदान एक दूसरे ने किया। और ये बाद के दिनों में भी काफी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है इस क्षेत्र में ये फैलती रही। जैसे कला के क्षेत्र में और खगोल के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इतिहास लेखन को भी सिकंदर के आक्रमण से बड़ी सहायता मिली। जैसे सिकंदर आया तो एक निश्चित तिथि थी। इससे क्या हुआ कि अब आगे जो इतिहास लिखा जाएगा वो थोड़ा अस्पष्ट हो जाएगा, भाई सिकंदर ने इस समय भारत के ऊपर आक्रमण किया। एलेक्जेंडर के साथ आए ग्रीक लेखकों का विवरण तमाम सारा मिलता है। सिकंदर के आक्रमण की जो तिथि है वो 327 ईसा पूर्व है और बाद की कई ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि निर्धारण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी इसके बाद भाई शासक भारत में कैसे रह रहे हैं, कैसे शासन कर रहे हैं, उनके शासन का समय क्या है, ये थोड़ा सा और क्लियरिटी इसमें आने लगी, स्पष्ट होने लगा। क्योंकि यहाँ पे यह स्पष्ट था, क्लियर कट था कि 327 ईसा पूर्व के आसपास में भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था। कुछ इतिहासकारों ने ग्रीक आक्रमणों के किसी अस्थायी प्रभाव को नकारा है। मतलब कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, विदेशी भी हैं, वो कहते हैं कि कोई विशेष अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में, कुछ धर्म और ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा ही हमारे ऊपर, और कुछ प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। ठीक। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर मात्र 19 माह तक रहा था। कितने माह तक रहा था? 19 माह तक रहा था। 326 से 325 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में रहा। इस क्षेत्र में ग्रीक शासन मात्र 8 वर्षों तक रहा। यानी जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र रहा, यहाँ पे ग्रीक शासन कितने वर्षों तक कुल रहा? कुल 8 वर्षों तक ही रहा। 316 ईसा पूर्व के बाद इस क्षेत्र में ग्रीक शासन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। 316 के बाद कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता ग्रीक शासन का, चाहे वो सिकंदर का कोई उत्तराधिकारी हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण उसका घरेलू एक तरीके से संबंध वाला व्यक्ति हो, किसी का दिखाई नहीं पड़ता। बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म के साहित्यों में सिकंदर और उसके कार्यों का नाम मात्र उल्लेख मिलता है। जो इस समय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, इसमें भी स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा सिकंदर के कार्यों का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा कार्यों का उल्लेख मिलता तो प्रभाव भी पड़ता, लेकिन बहुत उल्लेख नहीं मिलता तो इसका मतलब काफी कम पैमाने पर सिकंदर के आक्रमण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा था। सिकंदर की वापसी और मृत्यु। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक रहा और ब्यास नदी के आगे ये भारत में नहीं बढ़ पाया था। सिकंदर ने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया और 4 भागों में बांट के 4 शासक नियुक्त कर दिए और स्वयं वापस चला गया। अब इसके 4 भाग को देख लेते हैं और वहां के सेनापतियों को देख लेते हैं, जो काफी पूछा जाता है। तो देखिए इसको, इसके कितने प्रांत हैं? इसके 4 प्रांत हैं। किसके? सिकंदर के। यानी सिकंदर ने जिन भारतीय प्रांत को जीता उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। और इसमें आप लोग देखेंगे कि जो सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम का प्रांत है उसको दे दिया फिलिप को, ये सेनापति है। और सिंधु और झेलम के बीच का जो प्रांत है उसको आंभी को दे दिया, जो आंभी शासक था। झेलम नदी के जो पूर्व का भाग है इसको किसको दे दिया? पोरस को दे दिया, ये एक तरीके से इसका मित्र है सिकंदर का। और सिंधु नदी का जो दक्षिणी भाग है वो किसको दे दिया? वो पिथोन को दे दिया और लौट गया। आगे देखते हैं। इन चारों प्रांतों को याद रखना है, पूछता है। लौटने के बाद में सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। जब सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा
ये जो जल सेना है, जल सेना को इस सिकंदर ने अपने सेनापति निरयाकस के हाथों में दे दिया। जल सेना निरयाकस के निरीक्षण में गई आगे, और ये जो सिकंदर था, सिकंदर अब यहां से स्थल मार्ग से चल रहा है, मकरान तट के किनारे किनारे चल रहा है, और रास्ते में समय है 323 ईसा पूर्व का, और यह बेबीलोन पहुंचा था। और बेबीलोन में यानी रास्ते में ही इस सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई इसकी मृत्यु, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका सिकंदर महत्वपूर्ण शासक के रूप में था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये एक तरीके से सिकंदर और जो ईरानी आक्रमण था उसका इतिहास रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग पढ़ते नहीं, इसलिए हमने इसको पढ़ाने का आप लोगों के बीच में प्रयास किया है। ये काफ़ी उपयोगी कक्षा है आप लोगों के बारे में। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं उनको कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।